हम सबको पता है 6 दिसंबर 1992 की वो तारीख जिस दिन बाबरी मस्जिद को गिराई गई थी। और बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद किस तरह हमारे देश में दंगे भड़के थे, ये सबको पता है। लेकिन ये बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के ठीक 1 साल बाद एक ऐसा भी कांड हुआ था जिसे शायद ही किसी शख्स को पता हो। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना हमारे भारत के अलग-अलग स्टेट से है। वो तारीख थी 6 दिसंबर 1993 की, यानी कि बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के ठीक 1 साल के बाद। 6 दिसंबर 1993 की सुबह-सुबह करीब 5 बजे एक खबर आती है कि एक ट्रेन जो राजधानी एक्सप्रेस थी, कोलकाता से नई दिल्ली जा रही थी और उसमें एक बोगी नंबर 6 में टॉयलेट में ब्लास्ट हो जाता है और उसमें कुछ लोग घायल होते हैं। सुबह-सुबह का टाइम था, चूँकि सारे अफसर उस समय नींद में थे और इसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है, ये सोचकर टाल दिया जाता है कि हो सकता है कोई व्यक्ति अपने साथ गैस सिलेंडर लेकर ट्रेन में चढ़ गया हो और वही ब्लास्ट कर गया हो। अभी इसके बारे में बातें चल ही रही थी कि ठीक इसके 15 मिनट के बाद एक और खबर आती है, एक और ट्रेन, वो भी राजधानी एक्सप्रेस ही थी, जो मुंबई से चलकर नई दिल्ली आ रही थी और वो अभी कोटा के पास पहुंची थी राजस्थान में और उसमें एक धमाका हो जाता है। इसमें भी कुछ लोग घायल होते हैं। अब अफसरों की नींद खुलती है, ट्रेन की तरफ भागते हैं और इसकी तफ्तीश चालू होती है कि आखिर ये 2 ट्रेनों में धमाके क्यों हो रहे हैं। अभी इसके बारे में जांच चल ही रही थी कि इसके ठीक 45 मिनट के बाद एक और खबर आती है, एक और ट्रेन जो फ्लाइंग क्वीन एक्सप्रेस थी, जो सूरत से मुंबई जा रही थी और इसमें भी एक ब्लास्ट हो जाता है। इसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है इस ब्लास्ट में। अब अफसरों को और गृह मंत्रालय को लगने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब ब्लास्ट के पीछे किसी आतंकवादी संगठन का हाथ हो। अब इन तीनों ट्रेनों को रोककर तलाशी चल रही थी कि इसमें तलाशी चल रही थी कि इसके ठीक 1 घंटे 5 मिनट के बाद एक और खबर आती है। एक और ट्रेन जो आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस थी, जो हैदराबाद से मुंबई आ रही थी, उसमें भी एक धमाका हो जाता है और इसमें भी कुछ लोग घायल होते हैं। अब गृह मंत्रालय को लगने लगा था कि इसमें आतंकवादी संगठन का हाथ है। अब एक एडवाइजरी जारी किया गया कि जो ट्रेन जहाँ पहुंची है उसी स्टेशन पर उसको रोकी जाए और उसमें सही तरीके से जांच की जाए और यात्रियों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम बम की जांच कर रहे हैं, नहीं तो भगदड़ मच जाएगी। वही हुआ, जो अफसर थे वो ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर रोका गया, लेकिन अभी भी काफ़ी ऐसी ट्रेनें थी जो अभी पटरी पर दौड़ रही थी और ये डर बना हुआ था कि कब किस ट्रेन से धमाके की खबर आ जाए। अभी जांच चल रही थी ट्रेनों को रोककर, तब तक एक और खबर आती है, एक और ट्रेन जो राजधानी एक्सप्रेस थी और ये दिल्ली से कोलकाता जा रही थी। पहली वाली कोलकाता से दिल्ली आ रही थी और ये दिल्ली से कोलकाता जा रही थी, इसमें भी धमाका हो जाता है। इसमें भी कुछ लोग घायल होते हैं। अब जांच के दौरान एक और ट्रेन थी, मुंबई कुर्ला एक्सप्रेस, उसमें एक जिंदा बम मिलता है, उसे समय रहते डिफ्यूज कर दिया जाता है। ये सुबह 5 बजे से शुरू हुआ था और 10:30 बजे ये सिलसिला खत्म हुआ और 10:30 बजे एक बम मिला, जो अभी आधा घंटा टाइम था, उसे 11 बजे फटना था और 11 बजे वो फटता, लेकिन उसके फटने से पहले ही उस बम को डिफ्यूज कर दिया गया। यानी कि 6 दिसंबर 6 बम और 6 घंटे और 6 ट्रेनें में ये ब्लास्ट करना था, लेकिन 5 ही ब्लास्ट हो पाया और एक डिफ्यूज कर दिया गया। उसके बाद से फिर इस तरह की खबर नहीं आई और खबर आना बंद हो गया। अब जो हमारे अफसर थे, जो रेलवे पुलिस के अफसर थे, वो अलग-अलग स्टेशनों पर तो इसका एफआईआर दर्ज कर लिए, लेकिन इसकी जांच करने में मुश्किल आ रही थी और मुश्किल ये थी कि ये अलग-अलग राज्यों में था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इसको सीबीआई को दे दिया गया और सीबीआई को उसी टीम को दिया गया जो टीम 1993 में सीरियल ब्लास्ट हुआ था मुंबई में मार्च में, जांच कर रही थी, उसी टीम को दिया गया। वो भी टीम इसकी जांच करने लगी, लेकिन अभी इसके जांच में कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि इसके पीछे किसका हाथ है। अभी तक कोई आतंकवादी संगठन नहीं सामने आके कहा था कि ये ब्लास्ट मैंने करवाए हैं। जो अफसर थे सीबीआई के, वो भी जितने भी आतंकवादी के मॉड्यूल थे उसको भी तफ्तीश किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई क्लू और कोई सुराग नहीं मिल रहा था। दिसंबर का महीना 1993 का दिसंबर का महीना पूरा गुजर जाता है और इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। अब नया साल आ जाता है 1994 का और जनवरी का महीना था। 13 जनवरी का वो दिन था। एक हैदराबाद पुलिस का मुखबिर हैदराबाद के एसीपी के दफ्तर आता है और उस एसीपी से कहता है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी और आपको बताना है।
वो जो अफसर थे उन्हें पता था कि इसकी जांच सीबीआई की टीम कर रही है। वो तुरंत अपने सीनियर अधिकारी को फ़ोन करते हैं और जो सीनियर अधिकारी थे वो दिल्ली हेडक्वार्टर सीबीआई के पास बात करते हैं। अब दिल्ली से उसी दिन 13 जनवरी को ही एक अफसर यहाँ से निकलते हैं और हैदराबाद पहुँच जाते हैं। हैदराबाद जाते हैं तो उस मुखबिर को बुलाया जाता है और वो मुखबिर आता है। अब ये दोनों लोग आमने-सामने थे और अब बातें हो रही थी। वो जो मुखबिर था वो अफसर से पूछता है कि क्या आपको पता है जो हैदराबाद एक्सप्रेस में जो आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस था उसमें ब्लास्ट हुआ उसके बारे में। ये अफसर कहते हैं मुझे तो पता है, तुमको क्या पता है इस बारे में, तुम बताओ। तो मुखबिर बताता है कि ये जो 6 ट्रेनों में 6 ब्लास्ट होने वाले थे और 5 हो पाए थे, इन सब के बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस था उसके बारे में पता है और आपको इसके तह तक जाना है तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा। मुंबई में एक इलाका है मोमिनपुरा और वहीं एक हॉस्पिटल है खैराती हॉस्पिटल। खैराती हॉस्पिटल चैरिटेबल हॉस्पिटल को कहा जाता है। तो अभी अफसर तुरंत बात करते हैं अपने मुंबई में सीबीआई के जो ऑफिस था वहाँ पर, उनसे कहते हैं कि मोमिनपुरा में एक डॉक्टर है, उसका हॉस्पिटल है खैराती हॉस्पिटल, उसको उठाकर पूछताछ करना है, इस बम ब्लास्ट के बारे में उसको जानकारी है। और जो मुखबिर था उसको उसका नाम नहीं पता था, इसको जानकारी सिर्फ इतना ही थी। अब जो अफसर थे सीबीआई के वो मोमिनपुरा इलाके में पहुंचते हैं, वहाँ तलाश करते हैं, लेकिन इनको सुबह से शाम हो जाता है, कोई कामयाबी नहीं मिलती है। अब रात हो चुकी थी और लोग इनको शक की नज़रों से देख रहे थे कि ये लोग कौन है जो घूम रहे हैं इतनी रात को, क्योंकि अब 12-1 बज चुके थे। तो जो वहाँ पे सीनियर अधिकारी थे वो अपने सारे अफसरों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब चला जाए और सुबह आया जाएगा और फिर तफ्तीश किया जाएगा। ये लोग वहाँ से जाने ही वाले थे कि तब तक एक टैक्सी वाले पर नज़र पड़ती है। उस टैक्सी वाले के पास ये लोग जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या कोई यहाँ पर खैराती हॉस्पिटल है। तो टैक्सी वाला कहता है कि यहाँ सामने एक गली है, उसी गली में एक खैराती हॉस्पिटल है। टैक्सी वाला पूछता है क्या बात है, तो जो अफसर थे उसी में किसी को एक पेशेंट बनाया जाता है और कहा जाता है कि ये मरीज हैं, इन्हीं को दिखाना है। क्या टैक्सी वाले से कहते हैं क्या तुम वहाँ छोड़ दोगे? टैक्सी वाला तैयार हो जाता है, उनको बैठाता है और ले जाता है जो खैराती हॉस्पिटल था वहाँ पर। हॉस्पिटल के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाया जाता है, दरवाज़ा खुलता है, सामने एक बच्चा था। बच्चे से पूछा जाता है डॉक्टर साहब हैं घर पे? अभी वो बच्चा कुछ जवाब देता है कि तब तक एक शख्स आता है जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल होगी। वो आता है तो जो ड्राइवर था, जो ऑटो वाला ड्राइवर था टैक्सी वाला, वो कहता है कि यही डॉक्टर साहब हैं और इनका नाम जलीस अंसारी है और यही इलाज करते हैं, और ये कहकर वो चला जाता है। अब अफसरों को कन्फर्म हो जाता है कि ये वही हॉस्पिटल है जिनकी वो तलाश कर रहे थे। 2 अफसर घर के अंदर घुसते हैं और तलाशी लेने लगते हैं। इधर डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। डॉक्टर गुस्सा होता है और कहता है कि मेरे घर में इतनी रात को बिना पूछे बिना इजाज़त लिए कैसे घुस गए। अभी वो कुछ कहता कुछ करता, तब तक जो अफसर थे वो एक ट्रंक रखा हुआ था, उस ड्रम को खोल देते हैं। वो ड्रम खुलता है तो उसमें से केवल विस्फोटक ही विस्फोटक निकलते हैं। कुछ बम तैयार किए जा चुके थे, कुछ तैयार करने बाकी थे और कुछ अभी रखे हुए थे जो अभी उसमें कुछ काम नहीं हुआ था, केवल विस्फोटक थे। तो जब ये मिल जाता है तो अब कंफर्म हो जाता है कि इसका हाथ जरूर है, तो अब इसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जो आस पड़ोस में जो लोग थे, जो उस इलाके में जितने लोग थे, उन सबको पता चल जाता है कि डॉक्टर साहब की गिरफ्तारी हो रही है। तो वो लोग डॉक्टर साहब के समर्थन में खड़े हो जाते हैं और पुलिस के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर था उसका उस इलाके में बहुत ही बढ़िया इमेज था और वो लोगों का फ्री में इलाज करता था, जो गरीब थे उनका, और जो पैसे वाले थे उनसे पैसे लेता था। फिर अब सीबीआई अफसर को वहाँ के लोकल पुलिस से संपर्क करना पड़ता है। लोकल पुलिस आती है और वहाँ से भीड़ को खत्म करती है, भीड़ को हटाती है और फिर जो डॉक्टर था उसे गिरफ्तार करके सीबीआई के ऑफिस में लाया जाता है। वहाँ इससे पूछताछ होती है, ये कुछ नहीं बताता है, कोई क्लू नहीं देता है उस ब्लास्ट के बारे में। फिर जो हैदराबाद अफसर गए हुए थे वो भी पहुंच जाते हैं और वो भी पूछताछ करते हैं, लेकिन अभी भी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। सिर्फ इसके घर में विस्फोटक मिल जाने से ही इसके ऊपर जो ट्रेन में ब्लास्ट हुए थे वो स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये विस्फोटक मिले तो थे, लेकिन जब तक ये कबूल नहीं करेगा कि इसी का हाथ है उसमें, तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ विस्फोटक से इसको कोर्ट में ये नहीं साबित किया जा सकता है कि यही वो शख्स है जिसने ट्रेनों में ब्लास्ट करवाया है। वो अफसर आते हैं, इससे पूछताछ करते हैं, कोई फायदा नहीं होता है। फिर वो एक चाल चलते हैं, वो इसको एक कसम दिलाते हैं और कुरान की कसम, और कहते हैं कि तुम कुरान की कसम खा कर बताओ कि अगर तुम्हारा हाथ इसमें नहीं है तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, अगर हाथ है तो तुम सच्चाई बताओ। तो कुरान की कसम की बात सुनकर वो डॉक्टर रोने लगता है और रोते रोते पूरी कहानी सुनाता है।
वो जो कहानी सुनाता है वो कहानी कुछ यूँ है कि ये जो डॉक्टर जलीस अंसारी है ये यूपी के बस्ती का रहने वाला था। बस्ती का रहने वाला था और पढ़ने में बेहद ही टैलेंटेड था, होशियार लड़का था। और ये स्कूलिंग पढ़ाई बस्ती से किया। 12th करने के बाद ये मुंबई आ गया, चूंकि इसको डॉक्टर बनना था, डॉक्टर बनने में इसको रुचि था। यहाँ आया, उसने एंट्रेंस पेपर दिया और उसमें अच्छे रैंक से ये क्वालिफाई कर गया। फिर इसके मुंबई में ही एक सिवोन मेडिकल कॉलेज है, उसमें दाखिला मिल गया और वहाँ से ये MBBS का डिग्री लिया। MBBS जब इसको फाइनल होता है तो मुंबई में ही इसको एक गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल में नौकरी लग जाती है। और वहाँ नौकरी करने के दौरान इसने मोमिनपुरा में ही एक मकान ले लिया और वहीं शादी करके ये रहने लगा। कुछ समय नौकरी करने के बाद ये नौकरी छोड़ देता है और नौकरी छोड़ने के बाद अपना हॉस्पिटल खोलता है उसी घर में, खैराती हॉस्पिटल के नाम से, और गरीब लोगों का फ्री में इलाज करता है और अमीरों से पैसा लेता है। लेकिन तभी उससे एक शख्स की मुलाकात होती है, उसका नाम था आजम गौरी। आजम गौरी लश्कर और नक्सल से जुड़ा हुआ था। आजम गौरी इस डॉक्टर का ब्रेनवाश करता है और ब्रेनवाश करने के बाद उसमें ये कामयाब रहता है आजम गौरी, और इसको मिलवाता है एक और दूसरे शख्स से। उसका नाम था अब्दुल करीम टुंडा। अब्दुल करीम टुंडा की एक अलग कहानी थी। अब्दुल करीम टुंडा दिल्ली का रहने वाला था और उसका परिवार दिल्ली में एक समय में हिंदू और मुस्लिम में दंगे हुए थे, उसमें उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था। इसका वो बदला लेने के लिए पाकिस्तान गया और पाकिस्तान जाके आतंकवादी संगठन के पास गया और ट्रेनिंग लिया, वहां से बम बनाना सीखा, फिर इंडिया आया। जब इस डॉक्टर को अब्दुल करीम टुंडा से मिलवाया जाता है तो ये लोग बम बनाना अब सीखते हैं अब्दुल करीम टुंडा से, और वो बम बनाना सिखाता है। बम बनाना सीखने के बाद ये लोग अलग अलग इलाकों में, कभी गुरुद्वारे में, कभी शिवसेना के दफ्तर में, कभी किसी पुलिस स्टेशन में ये लोग बम रखते हैं और वो बम ब्लास्ट भी होता है, लेकिन बम पावरफुल नहीं होता है और कुछ नुकसान नहीं हो पाता है। फिर तभी एक समय आता है 6 दिसंबर 1992 की वो तारीख, जिस दिन बाबरी मस्जिद को गिराई गई। अब ये खबर इन लोगों तक भी पहुंचती है तो अब जो आजम गौरी था ये फिर से डॉक्टर का ब्रेनवाश करना चालू करता है और कहता है जो मस्जिद गिराई गई है उसका बदला हमें लेना चाहिए। फिर इस बार भी ये कामयाब होता है और ये लोग अब प्लान बनाते हैं और तारीख चुनते हैं 6 दिसंबर 1993 की। और 6 बम रखना था ट्रेनों में, 6 ट्रेनों में, और 6 घंटे में धमाका करने का ये लोग प्लान बनाया। फिर ये 8 लड़कों को हायर करते हैं और उनको 8 लड़कों को 6 दिसंबर के दिन का टिकट कराया जाता है उन ट्रेनों में, और अलग अलग नामों से, फर्जी नाम से और फर्जी एड्रेस से टिकट कराने के बाद उनको बम दिया जाता है। और ये लोग ट्रेन में सवार होते हैं, कोई बोगी में रखता है, किसी कोई टॉयलेट में रख देता है, तो कोई पेंट्री कार यानी कि जहाँ खाना बनता है ट्रेनों में, वहाँ रखकर ट्रेन से ये लोग उतर जाते हैं और अपने समय अनुसार जो उसमें टाइमिंग सेट किया गया था उस हिसाब से 5 धमाके हो जाते हैं, लेकिन एक को डिफ्यूज कर दिया जाता है। इस डॉक्टर के बताए अनुसार 15 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और इन सब लोगों के खिलाफ अजमेर में, राजस्थान में इनके खिलाफ एक कोर्ट में सुनवाई होती है और इन सबको उम्र कैद की सजा मिलती है। लेकिन अभी भी 2 लोग फरार चल रहे थे, एक अब्दुल करीम टुंडा और दूसरा आजम गौरी। इनकी तलाश अभी भी थी लेकिन ये पकड़ में नहीं आ रहे थे। तकरीबन 10 साल गुजर जाता है और 10 साल के बाद आजम गौरी के बारे में पता चलता है कि ये हैदराबाद में है और वहाँ टीम पहुँचती है CBI की। वहाँ पहुँचती है तो जो आजम गौरी था उसकी तरफ से गोली चला दी जाती है, फायरिंग होने लगती है। फिर इधर से जवाबी कार्रवाई में भी गोली चलती है और मुठभेड़ में आजम गौरी मारा जाता है, उसकी मौत हो जाती है। तकरीबन 22 साल गुजर जाते हैं लेकिन अभी भी जो अब्दुल करीम टुंडा था 22 साल के बाद भी पकड़ में नहीं आया था। 22 साल के बाद करीम जो टुंडा है ये भारत और नेपाल बॉर्डर पर है और ये नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भागने वाला है। पुलिस की टीम वहाँ जाती है और उसको वहाँ से गिरफ्तार करके लाती है और गिरफ्तार करने के बाद इसको भी जेल में बंद कर देती है। अब जो ये डॉक्टर था, डॉक्टर ये पैरोल पे बाहर आना चाहता था और इसको मिल भी गया पैरोल, ये बाहर आया, लेकिन ये वापस जिस दिन जेल जाना था उस दिन जेल नहीं गया और ये भाग गया। इसके घर में जो एक बेटा था इसका थाने पहुंचता है और बताता है कि जो मेरा पिता है जेल में पैरोल में, उसको वापस जाना था लेकिन वो भाग गया है, हमने काफी तलाश किया मिला नहीं। पुलिस भी इसकी तलाश करती है तो ये पकड़ा जाता है और ये कानपुर में था, डॉक्टर कानपुर में था और वहीं से इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये भी नेपाल के रास्ते पाकिस्तान जाने वाला था। तो ये थी आज की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।